Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta. This session is for class 11th, and in class 11 we have started cell chapter. In the cell chapter I just provided you 2 or 3 classes, and in those 3 classes we have completed up to the cell membrane. Cell membrane को complete कर दिया. फिर मैंने आज मतलब इस 11th क्लास में आपको ये भी क्लियर कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते थे. नाइन्थ से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना, सेलेक्टिवली सेमी, अब जाके क्लियर हो गया. और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सबस्टेंसेस को, सॉल्यूट्स को कैसे अलाउ करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे अलाउ करती है, इसके लिए मैंने ट्रांस मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था प्रीवियस क्लास में. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आपकी बुक में अगर देखो तो यूकैरियोटिक सेल में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेल वॉल. ठीक है, आपको पता है कि सेल वॉल इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल सेल. ओनली प्लांट सेल शो द cell wall, but a bacterial cell also have the cell wall, but that is different from the cell wall of the plant. So plant cells are characterized by the presence of a rigid wall on the basis of which they can be differentiated from animal cells. ठीक है, तो सेल वॉल इज सेक्रेटरी. और सेल वॉल देखो क्या है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट है. सेक्रेटरी मतलब किसके सेक्रीशन से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोप्लाज्म के. और आपको पता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर होता है सेल का. क्लियर है, ठीक. वही जो सेक्रेट करता है उसी की हेल्प से क्या बन जाती है, सेल वॉल. और सेल वॉल का फॉर्मेशन कभी बाहर से नहीं होता. ठीक है, जैसे अगर आपका रूम है तो रूम में जो वॉल का फॉर्मेशन करते हो आप बाहर से कर सकते हो, नहीं. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सेल में क्या होता है कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो अंदर की साइड से होता है. जैसे जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो लिविंग मटेरियल है, वो जब सेक्रेट करेगा दैट विल फॉर्म द सेल वॉल, वो सेल वॉल बना लेगा. ठीक है, तो सेल वॉल बनाने का जो प्रोसीजर है, बनने का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ. वो ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में कम दी हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को क्लियर कम होता है, इसलिए मैंने ये देखो डायग्राम लगा दिया है. डायग्राम में क्या शो कर रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, सेल का डिवीज़न हो रहा है. जब सेल डिवाइड करती हैं तो दो न्यूक्लियाई एक दूसरे से डिवाइड मतलब सेपरेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके पास किसका डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का. ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं जब भी सेल डिवाइड करती हैं, उसके बाद क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म. जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है तो जो गोल्जी बॉडी आपने पढ़ रखा है ना, आपने जानते तो हो ही गोल्जी बॉडी के बारे में, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है मतलब जो गोल्जी बॉडी जो ऑर्गेनल होते हैं उसमें वेसिकल्स होते हैं. देख सकते हो यहाँ पे वेसिकल्स बन जा रहे हैं. ये क्या बन गए, वेसिकल्स बन गए, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इन्हीं वेसिकल के हेल्प से, ठीक है, इन्हीं वेसिकल के हेल्प से एक मिडिल लैमिला बनने लगती है. ये देखो, ये दोनों सेल हैं, ये दोनों न्यूक्लियस हैं जिनका डिवीज़न हो चुका है. इनके डिवीज़न के बाद किसका डिवीज़न हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया. साइटोप्लाज्म का डिवीज़न के बाद जो वेसिकल्स होते हैं, किसकी वेसिकल्स होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, वो एक पार्ट बना लेती हैं जिसका नाम होता है मिडिल लैमिला. अब आप देख सकते हो इस फिगर में कि मिडिल लैमिला जो है वो दोनों ही न्यूक्लियस जो हैं उनको डिवाइड मतलब उनको सेपरेट कर रही है. ठीक है, तो बीच में एक क्या सेपरेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमिला. सबसे पहले मिडिल लैमिला बनती है. ये उसी की तरह है कि अगर आपके रूम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे पहले आप ईंटों को रखते हो, सबसे पहले सीमेंट थोड़ा ना फेंकने लगते हो. सीमेंट फेंकोगे तो जाएगा कहाँ, रुकना भी तो चाहिए ना कहीं सीमेंट. तो सबसे पहले आप ब्रिक्स को रखते हैं. आपने देखा होगा मैसन को, तो सबसे पहले वो क्या रखता है, ब्रिक्स को रखता है. ब्रिक्स को रखने के बाद, ब्रिक्स को जोड़ने के बाद उस पर सीमेंटिंग करता है, मतलब प्लास्टर करता है. एकदम वैसे ही समझ लो कि सबसे पहले जो वॉल मतलब जो ब्रिक्स रखी जा रही हैं, ठीक है, वो जान लो मिडिल लैमिला है. इसी मिडिल लैमिला के ऊपर क्या आ जाएंगे, केमिकल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, सेल वॉल बना लेंगे. ठीक है, अब देखो इधर से ये मिडिल लैमिला के ये इंटरनल पार्ट है और इधर से ये इंटरनल पार्ट है. तो बीच में जो मिडिल लैमिला है वो क्या हो जाएगी, वो सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में कर देगी. क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कि जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगता है तो जो वेसिकल्स होते हैं गोल्जी के, ठीक है, वो क्या बना लेते हैं, मिडिल लैमिला बना लेते हैं. और मिडिल लैमिला एक सेपरेशन होती है दोनों सेल के बीच में, और इसी पे सेल वॉल का फॉर्मेशन चलने लगता है. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन व्हेन द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट. साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म.
In this process, vesicles of Golgi complex become aligned at the equatorial plate. Equatorial मतलब बीच में, ठीक है, equatorial plate by some physical and chemical changes in this plate and intercellular amorphous substance function as cementing. वो एकदम ऐसे ही बिहेव करता है जैसे सीमेंट की कोई लेयर बना दी गई है, ठीक है, इन बिटवीन द टू सेल्स, दोनों सेल्स के बीच में एक सेपरेशन हो जाता है। जैसे आपका आजकल जब कंस्ट्रक्शन होता होगा तो देखते होगे सबसे पहले मतलब पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है, उसके बाद रूम के बीच में सेपरेशन होता है, किसकी हेल्प से, ब्रिक्स के हेल्प से। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुए उनके बीच में एक सेपरेशन हो जा रहा है। वो सेपरेशन किस केमिकल की वजह से हो रहा है? इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की हेल्प से वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले दो सेल्स के बीच में किस पर्टिकुलर पार्ट का फॉर्मेशन हुआ? मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आगे होगी बात, ठीक है। इसीलिए मैंने सेल डिवीजन से स्टार्ट किया, ताकि जिससे आपको जो है एकदम स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से ही समझ में आ जाए कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रोटो, अब क्या करेगा? जो प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग फ्लूइड है ही है, वो तो सेल के अंदर है ही है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म डिपॉजिट सम सब्सटेंसेस ऑन द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला पे वो सब्सटेंसेस को डिपॉजिट कर देगा। अभी मैंने बताया ना, मैसन सबसे पहले ब्रिक्स को अरेंज करता है, फिर ब्रिक्स पे क्या लगा देता है? सीमेंट को लगा देता है। समझ में आए, ठीक है। ड्यू टू विच अ सॉफ्ट डेलिकेट प्लास्टिक वॉल, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक वॉल बनती चली जा रही है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के ऊपर आपने क्या किया, मतलब ब्रिक्स के ऊपर आपने सीमेंट लगाना स्टार्ट किया। ऐसे ही सबसे पहले मिडिल लैमेला बन गई वेसिकल के हेल्प से, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म ने उस पर केमिकल सेक्रेट करना स्टार्ट किया और केमिकल उस पर क्या हो गया? अप्लाई हो रहा है, और इस तरह से एक प्लास्टिक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर है? दिस इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। ये किसकी बनी होती है? पेक्टिन। पेक्टिन इज द ग्रुप ऑफ केमिकल। पेक्टिन में गैलेक्टेंस भी होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो पेक्टिन में प्रेजेंट होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल ग्रोथ, जब सेल की ग्रोथ होती है तो व्हेन लार्ज वैक्यूल अपीयर, जब बड़े बड़े वैक्यूल प्लांट में अपीयर हो जाते हैं तो अपीयर दिस वॉल इज़ वेरी मच स्ट्रेच, तो इसमें स्ट्रेचिंग होती है। जब भाई वैक्यूल ऐसे बढ़ेगा तो वॉल पे स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो इसमें एडिशनल थिकनिंग आ जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एडिशनल थिकनिंग डेवलप ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी पे एडिशनल थिकनिंग आ जाती है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसका मतलब है और थिकन जब होने लगती है और थिक होने लगती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे आपने सीमेंट पहले लगवा दी, उसके ऊपर वॉल पुट्टी लगवा दी तो जान लो वो सेकेंडरी है। उसके ऊपर कुछ और भी आपने टाइल्स वगैरह लगवा दी तो वो जान लो क्या है? टर्सरी है। तो इसी की तरह समझो कि जैसे जैसे आपके रूम पे ज़्यादा मतलब वो बढ़ेगा, आप उसकी वॉल को और स्ट्रॉन्ग करने लगोगे, ठीक है। तो उसके बीच में कुछ स्पेस भी रह जाता है। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है ना तो बीच बीच में स्पेस हो जाता है, इसी को बोलते हैं पिट्स। पिट्स मतलब जान लेना गैप, ठीक है। और ये जो पिट्स होते हैं ना, ये प्लाज्मोडेस्मेटा बना लेते हैं। जब भी कोई प्लांट सेल, एक प्लांट सेल है और दूसरी प्लांट सेल है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्शन में रहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। इसी कनेक्शन को क्या बुलाते हैं हम? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर है? ये सेल वॉल के थ्रू ये डेवलप होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से एक सेल दूसरे सेल से क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने देखो एक डायग्राम लगा दिया, इसमें आप समझ सकते हो कि ये देखो ये सेल वॉल है, बीच वाली क्या है? मिडिल लैमेला है, ठीक है। इस तरह से मिडिल लैमेला है और उधर से क्या बन रही है? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये पिट है, देख सकते हो बीच में जो गैप है वो क्या है? पिट्स हैं। और ये जो निकले हुए हैं, ये छोटे छोटे ये जो निकले हैं, यही हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। देख सकते हो आप, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है जो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा है, इससे आप आराम से समझ सकते हो। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल के फंक्शन के बारे में आ जाओ। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा शेप प्रोवाइड कराता है, तीसरा इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द बस्टिंग। जो प्लांट की सेल होती है उसमें अगर वाटर फिल होता चला जाए तो प्लांट सेल कभी बस्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो जब उसमें टर्जिडिटी बढ़ती है तो उस प्रेशर को कौन बियर कर लेता है? सेल वॉल। और सेल को रप्चर्ड होने से, बस्ट होने से बचा लेता है। तो ये तीन मेन फंक्शन है सेल वॉल के। क्लियर है? ठीक है। वैसे तो सेल वॉल के और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कोई फ्रूट होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, तो सेल वॉल, उसकी फ्रूट क्या होती है? उसके प्रोटेक्शन नहीं रह जाता। आप टोमेटो में देख सकते हो, आप पोटैटो में देख सकते हो कि उसकी जो वॉल होती है, जो पेक्टिन होती है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। तो आप कहते हो कि ये फ्रूट ख़राब हो गया या राइप हो गया।
जब राइप से और ज़्यादा राइप हो जाता है तो कहते हैं ये सड़ गया, ऐसे ही जान लो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ऑर्गेनल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नाम से पता है, एंडो, एंडो मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, रेटिकुलम, जहाँ पे भी रेटिकुलम वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपने रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में सुना होगा कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें नेटवर्क की तरह वेनेशन होता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। तो वहीं से ये नाम लिया गया है, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा होगा 9th में कि 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, RER और SER, एकदम वही है, लेकिन हमें यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मच ब्रांच इलेबोरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज़। मेम्ब्रेन बाउंड होती है कैविटीज़, इसके बीच में जो कैविटी होती हैं वो उसके मतलब दोनों तरफ मेम्ब्रेन लगी होती हैं, और बीच में जैसे मेरे हाथ को देखो, ये दोनों मेम्ब्रेन है और बीच में क्या है, स्पेस है ना, इसी स्पेस को ल्यूमेन बुलाते हैं। क्लियर है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। और आप अगर जब भी डायग्राम देखोगे तो अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो एक इनका टर्मिनल किससे अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दूसरा किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए हम बोल सकते हैं इनका नेटवर्क सबसे बड़ा होता है सेल में। और ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपार्टमेंट जो इनके बीच में आ गया और एक कंपार्टमेंट जो बाहर है। तो साइटोप्लाज्म जो इनके बीच में आ गया वो अलग हो गया, और जो बाहर है वो अलग है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स एज 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। ऐसा लगता है कि जैसे 2 पैरेलल मेम्ब्रेन रन कर रही हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाई अ नैरो लाइट स्पेस, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूमेन बुलाते हैं। ठीक है, मोर डेवलप इन यंग सेल, जितनी भी यंग सेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड बाई पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलन। तो फुलन आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, पोर्टर, क्लाउडे और फुलन, इन्हों 1945 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो हमें 3 टाइप से इसके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सिस्टर्नी, आप देख सकते हो सिस्टर्नी कैसे दिख रही है, वेसिकल्स, ठीक है, थोड़ा सा स्वेल हो गए, और ट्यूबल्स देख सकते हो। तो इस तरह से 3 फॉर्म हमें इसके देखने को मिल सकते हैं। On the basis of morphology, endoplasmic reticulum is made up of 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी लॉन्ग है, फ्लैट है, अनब्रांच है, इसकी ब्रांचेस नहीं है। वेसिकल्स ओवेट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओवेट, क्योंकि ओवल तो है नहीं पूरी तरह से, ओवल होके थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, ओवेट स्ट्रक्चर। ये सही कर लेना इसको। स्ट्रक्चर है ट्यूबल्स, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लगता है नेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं, ट्यूबल्स। तो इस तरह से 3 फॉर्म हमें दिख सकते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सिस्टर्नी के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबल्स के फॉर्म में, सॉरी वेसिकल्स के फॉर्म में, और ट्यूबल्स के फॉर्म में। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरा पार्ट किससे अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो और अब्सेंट है तो इस तरह से 2 टाइप के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक रफ, अब आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें लगेगा 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनके सरफेस पे याद रखना, कभी भी अंदर की तरफ नहीं, हमेशा सरफेस पे राइबोसोम अटैच होंगे। अगर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होंगे तो उसको क्या बुलाएंगे, RER। RER का फुल फॉर्म क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एक्चुअली राइबोसोम खुद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो अगर राइबोसोम अटैच है तो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस तरह से आपको राइबोसोम का भी फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया कि किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख सकते हो उसमें कोई राइबोसोम नहीं है। जैसे आपके सरफेस पे कोई चीज़ नहीं है तो आप कहोगे नहीं स्मूथ है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टेक्स पार्ट इन लिपिड सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम तो होता नहीं, तो ये क्या बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो एकदम सेल मेम्ब्रेन की जैसे ही होती है, इन द सेंस दैट देयर इज ए लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसमें क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है विद पेरीफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे वहाँ पे पेरीफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन थी, ऐसे यहाँ पे भी पेरीफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। क्लियर है? अब आ जाओ फंक्शन पे, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन। सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट बाय डिवाइडिंग द फ्लूइड कंटेंट इनटू 2 सेल कंपार्टमेंट। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और इससे क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अभी मैंने बताया कि RER जो है वो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलेशन, इनका नेटवर्क ज़्यादा है तो दे कैन सर्कुलेट सब्सटेंसेस इन द सेल, जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। समझ में आया? ठीक है, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कर सकते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क भी क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल बनते हैं उसको लेस टॉक्सिक केमिकल में चेंज करने को ही क्या बुलाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो इसमें जो SER होता है ना वो ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारी लिवर होता है, मतलब हमारा जो ऑर्गन होता है लिवर ग्लैंड होती है, उसमें SER ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं एंडोजीनियस केमिकल्स का और एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, एंडोजीनस मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का सिंथेसिस करते हैं और याद रखना जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो लिपिड के कई सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, SER मैन्युफैक्चर लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक टाइप का लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का क्या है, लिपिड है। वेरियस सेल्स मॉडिफाई कोलेस्ट्रॉल इन डिफरेंट वेज, कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरह से अलग अलग सेल्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर ओवरी और टेस्टिस में देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन बनाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो किसके हेल्प से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए इनको स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। इन द स्किन, स्किन में क्या होता है कि जो SER प्रेजेंट होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस एनर्जी को यूज़ करता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके वट एवर कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट दैट कन्वर्टेड इनटू द विटामिन D। तो आपको मैंने बताया था दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सब गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट एक पर्टिकुलर मतलब रेशियो से फ्री मतलब परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल तो विटामिन D का भी सिंथेसिस कर सकता है। क्लियर है? तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड समझ में आ गया। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, SER फॉर्म ट्यूबल्स, ये ट्यूबल्स बनाते हैं जो ग्लाइकोजन रिच होते हैं, मतलब जो ट्यूबल्स होती हैं उनमें ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है। और लास्ट आ जाओ एंजाइम सिस्टम ऑन मेम्ब्रेन। ठीक है, द मेम्ब्रेन ER, जो मेम्ब्रेन होती है ER की, कंटेन मेनी एंजाइम सिस्टम दैट आर एबल टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो कंपाउंड से मिलकर बनी है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। अब आपको पता हो गया कि RER क्या बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन बना रहा है, और SER क्या बना रहा है, लिपिड। तो दोनों मिलके मेम्ब्रेनस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मिलके बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। और बायोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आज हम लोग ने सेल वॉल और एक ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके NCERT से मैंने ज़्यादा ही बताया है, पॉइंट्स वाइज बता दिया है, ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा लर्न करने के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दो ऑर्गेनल फिर पढ़ेंगे, दो ऑर्गेनल करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ के तब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना। एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।